सर्वेश तिवारी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम भूगोल विषय की सीरीज को लेकर के आए हैं और आज बीए प्रथम वर्ष भूगोल विषय में प्रथम प्रश्न यानी कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। आज का हमारा जो टॉपिक है वह पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत है और हम जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, किन प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ, इन सब से संबंधित आज विषयों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसको अध्ययन करने से क्या हमें लाभ है, इसके उत्पत्ति के बारे में जानने से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होंगी। तो सबसे पहला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे और इसके अलावा इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में, इसके उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों ने, भूगोलवेत्ताओं ने, विचारकों ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है, इसको भी हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लें पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी है क्या, इसका आकार कैसा है। तो इस पर थोड़ा सामान्य चर्चा आपको करके बताते हैं। प्रारंभिक समय में पृथ्वी, जैसा आप जानते हैं, सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। इसका जो व्यास है टोटल 12,742 किलोमीटर है और इसका घनत्व 5.5 है। 5.52 हम लोग शॉर्टकट में से 5.5 ही रखते हैं। और आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक, अब इसके बाद इसकी उत्पत्ति के बारे में भिन्न भिन्न विचारकों ने, भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतों के अनुसार इसकी उत्पत्ति के बारे में बताने का प्रयास किया कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। प्रारंभिक समय में जो दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थी, वो एक था आपका धार्मिक विचारधारा, एक था धार्मिक विचारधारा और दूसरा आपका था वैज्ञानिक विचारधारा। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में ये दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थी। धार्मिक विचारधारा जो प्राचीन काल से ही पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रचलित था और लंबे समय तक लोगों ने इसको मान्यता भी दिया और ऐसा माना जाता था धार्मिक विचारधारा के आधार पर कि पृथ्वी की उत्पत्ति किसी दैविक शक्ति के आधार पर हुई है। लेकिन आगे चल करके सबसे पहले कास्ते दी बफर ने 1749 ईस्वी में एक तर्कपूर्ण विचारधारा को प्रस्तुत कर एक नई संकल्पना को जन्म दिया, जिसके आगे चल करके विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानने का प्रयास किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत और संकल्पनाएं हैं, उनको 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला है आपका अद्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना इस विचारधारा या इस संकल्पना के जो विचारक हैं उनका मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक तारे से हुई है। ठीक है, इस विचारधारा के लोगों का मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति मात्र एक तारे से हुआ है, इसके अलावा अन्य कोई तारा नहीं था। इसमें जो विद्वान हैं, जो विचारक हैं, इस विचारधारा को मानने वाले इसमें बफन हैं, इमैनुअल कांट हैं और लॉप्लास हैं। ये वो विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में एक तारे को मान्यता प्रदान किया। दूसरा जो विचारधारा है आपका वह है द्वैतवादी। ठीक, द्वैतवादी संकल्पना या विचारधारा के जो समर्थक हैं वो मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से नहीं बल्कि 2 तारे से हुई।
वही दो तारे आपस में टकराए और उन्हीं के टकराने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी और शेष जो अन्य ग्रह हैं वह निर्मित हुए। ठीक, इस विचारधारा में आपके आते हैं जीन जेफरी, रसेल और ऑटो स्मिथ। ये प्रमुख भूलवेत्ता और विद्वान हैं, विचारक हैं, जिनका मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक नहीं बल्कि दो तारे से हुई है। और अगला आपका जो सिद्धांत आता है सबसे लास्ट कैटेगरी में, वह है आधुनिक सिद्धांत, जो वर्तमान समय में प्रचलित है। और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है वह है बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम आगे चर्चा करके आपको बताएंगे। अब हम एक एक संकल्पना को पढ़ेंगे। आज चर्चा करते हैं अद्वैतवादी संकल्पना कि अद्वैतवादी संकल्पना क्या है। तो अद्वैतवादी संकल्पना यह एक पैतृक संकल्पना है, प्राचीन समय से इसी को मान्यता दिया गया। और इनका मानना है, इस विचारधारा या इस संकल्पना के विचारकों का मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति केवल और केवल एक तारे से हुई है। इसमें जो विचारक आते हैं वह है इमैनुअल कांट। और कांट की जो संकल्पना है वह है वायव्य राशि की परिकल्पना या संकल्पना, जिसको इन्होंने 1755 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इमैनुअल कांट का मानना था कि प्राचीन समय में ब्रह्मांड में बहुत सारे आद्य पदार्थ विद्यमान थे और वह आपसी आकर्षण के कारण एक दूसरे से नजदीक आते गए। चूंकि इनका यह सिद्धांत वायव्य राशि की जो संकल्पना है वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण पे आधारित है। तो इसके अनुसार कांट का मानना था कि जो ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ विद्यमान थे वह आपसी आकर्षण से एक दूसरे के काफी सन्निकट आने लगे। और जब वह एक दूसरे के सन्निकट आने लगे तो उनमें ताप की वृद्धि अधिक होने लगी। और जब ताप बढ़ा तो उनमें गति भी बहुत तीव्र बढ़ने लगा, मतलब उसकी गति भी तीव्र बढ़ने लगी। और ये सभी आद्य पदार्थ एक दूसरे से काफी नजदीक आते चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप उस निहारिका से 9 गोले, पहले एक गोला निकला, फिर उसी के जैसे अन्य 8 गोले और निकले और ऐसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जैसे इस डायग्राम से आप पहले समझ सकते हैं कि कांट का मानना था कि पृथ्वी जो निहारिका थी, जब इसमें ताप और इसकी गति ज्यादा बढ़ने लगी तो इसके बीच के भाग में, ये जो बीच का भाग है, केंद्र का जो भाग है, उसमें उभार होने लगा। और उभार होने से पहले एक छल्ला बाहर की ओर निकला और इसके बाद जो एक छल्ला बाहर की ओर निकला, इसी प्रक्रिया के तहत अन्य और छल्ले 8 और छल्ले बाहर की ओर निकले और इसी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और शेष अन्य ग्रह भी निर्मित हुए। हालांकि आगे चल करके इनकी इस विचारधारा का मूल्यांकन किया गया और कुछ विद्वानों ने, विचारकों ने इनकी आलोचनाएं भी की, जिसको हम आगे आपको चर्चा में रखते हैं। सबसे पहले इनकी आलोचना इस आधार पर किया गया कि आपसी कणों का जो आपसी टकराव है, जो इन्होंने बताया कि कण जब आपस में टकराए गुरुत्वाकर्षण के कारण, आकर्षण के कारण, तो इसमें गति उत्पन्न हुई। लेकिन विचारकों का मानना है, जो इसकी आलोचना करने वाले हैं, उन्होंने बताया कि कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि कांट ने बताया पड़ता है। और दूसरा जो संकल्पना, जो दूसरा इनका विचारधारा था जिसका खंडन किया गया कि आद्य पदार्थ में गति कणों के आपसी टकराव से उत्पन्न हुई कोणीय आवेग सिद्धांत के विपरीत है। जो कोणीय आवेग का सिद्धांत है उस सिद्धांत के ठीक विपरीत इनकी यह संकल्पना थी। अतः इस आधार पर भी आलोचना का विषय बना रहा। लेकिन मूल्यांकन के तौर पे हम कह सकते हैं या आपको जानना चाहिए कि सर्वप्रथम इमैनुअल कांट ने
इस संकल्पना को ला करके पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे सटीक और तर्कपूर्ण परिकल्पना को प्रतिपादित किया, जो आगे चल करके हमारे लिए या आने वाले शेष विद्वानों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। लंबे समय तक इस परिकल्पना को लोगों ने मान्यताएं दी और माना भी। आगे चल करके द्वैतवादी संकल्पना, अद्वैतवादी संकल्पना में एक और विचारक आए। इन्होंने भी तारों की उत्पत्ति एक, पृथ्वी और अन्य तारों की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है, इसकी मान्यता देने वाले एक और विचारक हैं जिनका नाम है लाप्लास। लाप्लास भी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में 1796 ईस्वी में बताए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इनका मानना था, या इनका जो विचारधारा है कांट के ही विचारधारा से बिल्कुल मिलता जुलता है। थोड़ा सा इन्होंने केवल संशोधन किया। इन्होंने बताया कि प्रारंभिक समय में ब्रह्मांड में ऑलरेडी एक निहारिका थी, ब्रह्मांड में एक निहारिका ऑलरेडी थी, और उसी निहारिका से पहले एक छल्ला बाहर की ओर निकला, और उसी एक छल्ले में फिर विखंडन हुआ और वह 9 टुकड़ों में विभाजित हुआ, और उसी 9 टुकड़े से आपका पृथ्वी भी निर्मित हुआ। ऐसा लाप्लास का विचारधारा था। जब इससे पहले आपने कांट को पढ़ा, कांट ने बताया कि एक एक करके 9 छल्ले बाहर की ओर निकले, लेकिन लाप्लास ने ऑलरेडी बताया कि पहले एक छल्ला बाहर निकला, और वही जो छल्ला बाहर निकला वही 9 टुकड़ों में, ऐसे 9 टुकड़ों में विभाजित हुआ, और इसमें पृथ्वी और शेष अन्य ग्रह निर्मित हुए। इनकी भी इस संकल्पना का कुछ लोगों ने, विचारकों ने आलोचनाएं की। जैसे इस आधार पे हम कर भी सकते हैं, जैसे निहारिका से केवल 9 गोले ही क्यों निकले, यह एक चिंतन का विषय भी है और आलोचना का भी विषय है कि 9 ही क्यों निकले, 8 क्यों नहीं निकले, 7 क्यों निकले, 11, 10, 12, 14 क्यों नहीं निकले, 9 ही निकले। इसका समाधान लाप्लास के पास नहीं था। और दूसरा, इनका जो मानना था कि प्रारंभ में गतिशील और जो तत्व निहारिका थी, जैसा कि लाप्लास ने बताया कि ब्रह्मांड में एक गतिशील और तत्व निहारिका विद्यमान थी, लेकिन वह आई कहां से और उसमें उष्मा कितना कहां से आया, इसका भी इन्होंने कोई तर्कपूर्ण प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाया था, इसका भी इन्होंने कोई समाधान नहीं कर पाया था। तो इन आधारों पर लाप्लास के इस सिद्धांत की हम आलोचनाएं कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि कांट और लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो विचारधाराएं प्रस्तुत की, वह आने वाले समय के लिए एक बहुत व्यापक मार्ग प्रशस्त किया, और आगे चल करके पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो सटीक प्रमाण निकला, जिसका बिग बैंग थ्योरी के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। इससे कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। इस टॉपिक से जो प्रश्न बनता है वह जो एग्जाम से संबंधित होता है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछता भी है आपको कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो कितना आपको बताया गया था, 5.5। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कितना है, 5.52। तो आप शॉर्ट में बिल्कुल 5.5 को करेक्ट करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। दूसरा आपका है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में वायव्य राशि की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है। तो कौन किए थे वायव्य राशि की संकल्पना को प्रस्तुत, कांट ने। लाप्लास भी गलत है और बफन भी गलत है, और डी ऑप्शन भी आपका गलत है। आपका सी ऑप्शन सही है, इमैनुअल कांट ने वायव्य राशि की संकल्पना का प्रस्तुतकरण किया था। तीसरा प्रश्न आपका है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने तर्कपूर्ण परिकल्पना प्रस्तुत की थी। सबसे पहले तर्कपूर्ण संकल्पना लाने का श्रेय
कांस्टे दी बफन को जाता है। कब इन्होंने लाया था? 1749 ईस्वी में। सबसे पहले कांस्टे दी बफन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में तर्कपूर्ण संकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से किस विचारधारा के लोगों का मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है? तो इसमें क्या होगा? आधुनिक, द्वैतवादी, अद्वैतवादी और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। अद्वैतवादी मतलब एक तारा, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, ऐसा मानने वाले जो विचार और जो वर्ग है वह अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत आता है। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वह है, कांट की संकल्पना किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन जेम्स वाट, रदरफोर्ड, न्यूटन और मैडम क्यूरी। तो आपको क्या बताया गया था कि कांट ने अपनी संकल्पना किसके आधार पर दिया था? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण को। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर इन्होंने भी इस संकल्पना को प्रस्तुत किया था। आगे के टॉपिक में हम लोग द्वैतवादी संकल्पना का अध्ययन करेंगे। तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।